हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नम्रता सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से आपके इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन ट्यूटोरियल की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर मैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का वीडियो पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था जिस पर मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए बीआरएफ में और आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर कैसे फाइंड करना चाहिए। तो आई होप आपने उस वीडियो का रेफरेंस लेकर पढ़ाई की होगी। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे शेयर करने जा रही हूँ एंड आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ आपको दिया है, ये एक एग्जांपल है। ए इनवाइट्स बी टू पार्टी। ए ने बी को पार्टी में इनवाइट किया। बी एक्सेप्ट द इन्विटेशन। बी ने इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे तो उसमें पूछ रहे हैं क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या ये एग्रीमेंट है। तो यहाँ नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर आपको कोई पार्टी में इनवाइट करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी इज। एक कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक पार्टी के ऑप्शन पे इन्फोर्सेबल होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो है जहाँ फ्री कंसेंट मिसिंग है। तो जो एग्री पार्टी है उसके पास राइट रहता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे या उसे ख़त्म कर दे, और अगर उसको कोई डैमेज हुआ है तो वो उसके लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, द टर्म प्रॉमिस इज डिफाइंड इन द सेक्शन डैश ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो प्रॉमिस को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन में डिफाइन किया है? तो आंसर है 2B। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि बीआरएफ में सेक्शन और ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करें, सारे सेक्शन आप याद नहीं कर सकते हैं तो जो इम्पोर्टेंट है उन्हें आप एटलीस्ट याद रखें। हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ ऐसे मिल ही जाएंगे जो आपको भी लगेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट। तो कुछ टर्म्स, बेसिक टर्म्स जिन्हें डिस्क्राइब किया है उनके सेक्शन तो आप याद ही रखें। ठीक है, फिर आपसे पूछा है, कंसेंसस एट एडम मीन्स। इसका मतलब क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड। जब दो लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं तो उन्हें सेम सेंस में एग्री करना होता है, इसे हम बोलते हैं मीटिंग ऑफ माइंड। फिर आपसे पूछा है, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड ड्यू टू। आंसर है इसका इनएडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन आप समझते ही होंगे, जिस चीज़ का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो लेनी देनी है, उसे हम कंसीडरेशन बोलते हैं। तो अगर वो इनएडिक्वेट है तो ये रीज़न लेकर आप कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज इंटर बिटवीन द पार्टीज हु आर। तो एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है अगर दो ऐसी पार्टियों के बीच में इंटर किया गया है, बनाया गया है, जो पार्टीज हैं कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? जो मेजर है, जो साउंड माइंड का है और जिसे किसी भी लॉ से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट। आंसर है इलीगल। ऐसा क्यों है ये आपको समझ में आएगा जब आप इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करते हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बेसिक जो पूछा है, जिस चीज़ का आप कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हैं, वो जो सब्जेक्ट मैटर इलीगल नहीं होना चाहिए और कुछ इम्पॉसिबल एक्ट के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। इसी से मिलती जुलती एक लाइन और है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा क्यों है ये आप पढ़ें, इसका रीज़न फाइंड करने की कोशिश करें। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं बताऊंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर हैव बीन डिक्लेयर्ड इलीगल इन। ठीक है, वे ऑफ वेजर का जो भी एग्रीमेंट है उसे इलीगल डिक्लेयर किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, पहला क्वेश्चन मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पे इसे इलीगल बनाए, तो जो आपके पास पहला ऑप्शन है वो महाराष्ट्र है। अगर महाराष्ट्र नहीं गिवन है तब गुजरात। दो ही ऐसे स्टेट हैं जहाँ इसे इलीगल माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट बाय। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है अगर आप अपनी आपसी सहमति से उसे समाप्त कर दें, सरेंडर कर दें। ठीक है, नहीं तो इसके बाकी के जो भी वेज हैं आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं,
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन शायद खत्म। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 केम इनटू फोर्स एज ऑन, किस डेट को ये इन्फोर्स हुआ था? 1 जुलाई 1930। ईयर तो साथ में गिवन है, डेट यहाँ पे आपको याद रखनी होगी। फिर इसके बाद पूछा है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विथ, किससे डील करता है? जितने भी मूवेबल गुड्स हैं उनकी सेल। मूवेबल गुड्स मतलब जिन्हें आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप किसी लैंड के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि लैंड मूवेबल नहीं है। फिर आपसे दूसरे क्वेश्चन में पूछा है द टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज जेनरिक टर्म एंड इंक्लूड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एक सामान्य शब्द है, इसमें इंक्लूड करते हैं क्या? सेल और एग्रीमेंट टू सेल। या तो आप सेल कर दें या आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करें जिसमें आप फ्यूचर में कुछ सेल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है एग्रीमेंट टू सेल क्रिएट। अगर आप किसी से कोई एग्रीमेंट करते हैं कुछ सेल करने का, तो वहाँ पे आपको जस्ट इन पर्सोनम का राइट मिलता है। मतलब जिस व्यक्ति को आप सेल करने वाले हैं सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए आपके पास अधिकार होगा। आप किसी दूसरे से क्लेम नहीं कर सकते हैं, सेल हो या ना हो। फिर दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है सेल इज डैश डैश कॉन्ट्रैक्ट वेयर एज एग्रीमेंट टू सेल डैश कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सेल एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, वेयर एज एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है। एक जो खत्म हो गया और एक जो खत्म होने वाला है पर अभी हुआ नहीं है। तो निष्पादित और निष्पादन योग्य। फिर दूसरे क्वेश्चन में पूछा है अ हायर परचेज एग्रीमेंट डज नॉट गिव राइट टू डैश टू द बायर। तो हायर परचेज एग्रीमेंट में जो बायर है उसके पास गुड टाइटल को पास करने का अधिकार नहीं होता है। आप वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं पर आप उसके मालिक नहीं बन सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट पेड बाय द हायर परचेजर इज ट्रीटेड एज। तो हायर परचेजर जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है उसे हम ट्रीट करते हैं हायर चार्जेस के रूप में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है डैश इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस। क्या कंडीशन? अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में बोला है कि मेरी ये पर्टिकुलर कंडीशन है, अगर ये कंडीशन आप पूरी करते हैं तभी वो कॉन्ट्रैक्ट आगे पूरा माना जाएगा। अगर वो कंडीशन आप पूरी नहीं करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी आगे पूरा नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज। तो अगर आपने कंडीशन तोड़ दी है तो वहाँ पे हम ये मान लेंगे कि वारंटी का भी ब्रीच यानी वारंटी भी टूट गई है, उसका भी उल्लंघन हुआ है। पर अगर यहीं आपसे पूछा जाए ब्रीच ऑफ वारंटी कैन बी ट्रीटेड एज, तो वारंटी अगर आप ब्रीच करते हैं तोड़ते हैं तो वहाँ इसका मतलब ये नहीं कि कंडीशन भी आप ब्रीच कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंस आप समझ लें कि कंडीशन अगर आप तोड़ते हैं तो वारंटी भी टूटेगी, अगर आप वारंटी तोड़ते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि कंडीशन भी टूटेगी। फिर दूसरा आपको क्वेश्चन दिया है टाइम ऑफ डिलीवरी इज ट्रीटेड एज। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि मुझे इस टाइम पे ही डिलीवरी चाहिए, तो उस टाइम को आप क्या मानते हैं? कंडीशन ही मानते हैं। तो अगर आप उस समय डिलीवरी नहीं देते हैं तो जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास ये राइट है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दे या चाहे तो उसे कंटिन्यू करे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वारंटी इज द स्टिपुलेशन डैश टू द मेन पर्पस। वारंटी क्या है? एक एडिशनल है, अतिरिक्त भार है, आपको एक एक्स्ट्रा कुछ मिल जा रहा है जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, तो इसे हम मानते हैं एक कोलेट्रल यानी इन एडिशन टू। फिर आपसे पूछा है द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर मीन्स। तो एक ये लॉ है, डॉक्ट्रिन है कैविएट एम्पटर का, जिसका मतलब ये है द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट इन हिज गुड। अगर सेलर के गुड में कुछ डिफेक्ट है तो वो इसके लिए बाउंड नहीं है कि वो आपको बताए कि मेरे गुड में ये डिफेक्ट है या वो डिफेक्ट है, आपको खुद चेक करना होगा। तो मान लीजिए आपने किसी से कार खरीदी, कल को वो कार चल नहीं रही है, तब आप उनके पास जाके क्लेम नहीं कर सकते हैं कि तुमने मुझे डैमेज कार दी थी। क्यों? क्योंकि कैविएट एम्पटर का जो ये लॉ आपको इसका राइट नहीं देता है, आपको खरीदने से पहले चेक करना चाहिए था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हेन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट फेल्स टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द फिक्स टाइम। जब एक पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में, जितना भी समय आपको दिया है उस समय के अंदर, तब वहाँ पे आप क्या करेंगे? सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिस इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वॉज दैट टाइम शुड बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर समय को ही एसेंशियल बताया था कॉन्ट्रैक्ट के लिए और आप उस समय में
कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आपके पास एग्री पार्टी है उसके पास ये राइट रहेगा, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकती है और अगर उसे कोई डैमेज हुआ है तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज, अगर आप किसी इम्पॉसिबल एक्ट के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि इम्पॉसिबल एक्ट या इलीगल एक्ट के लिए आप एग्रीमेंट नहीं बना सकते, बनाते हैं तो वो वॉइड होगा, उसमें आप फर्दर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब आप उसे इन्फोर्स कराने जाएंगे तो वो बोलेगा ये वॉइड है, इस पर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। तो एक बार आप ये सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और इनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द